है तू? तेरी कितनी हिम्मत! मेरे मेरे पुश्तैनी जायदाद पे नजर रखेगा तू? अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा। मेरे घर की तरफ बढ़ता हुआ तेरा हर एक कदम तुझे भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, किससे पूछूं? इतना घना जंगल है, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये पिपलिया गांव का रास्ता यही है ना? अरे सुनो ना भाई साहब, अरे बड़ा अजीब आदमी है। हाय बेबी। हाय, पहुंच गए? बस पहुंचने वाला हूँ। तू टेल मी, तुम अब तक नहीं पहुंचे? इतने लेट कैसे हो गए? एक्चुअली क्या है, ये जगह शहर से काफी दूर है और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे। ऑलराइट, टेल मी, आर यू मिसिंग मी? ऑफ कोर्स। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर लो, अपनी सारी कागजी कार्रवाई एंड ऑल दैट। उसके बाद मे बी नेक्स्ट फ्लाइट से आई कैन कम एंड जॉइन यू इन इंडिया। व्हाट्स इट? ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज़। अच्छा बेबी, मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ, वो मकान दिख रहा है मुझे। अरे ये गेट क्यों बंद है? जी राय रंजीत के मकान में जा रहे हो? हाँ। मत जा, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मत जा। लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत। ए बुढ़िया, चल चल, अरे जा। अच्छा वरना तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। मत जा वरना तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। नसर साहब, आप राज साहब हैं? हाँ। आई। हेलो राज, राज आर यू ओके? कौन था? हाँ, अरे वंदना, मैं ठीक हूँ, कोई नहीं था और मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, बंगले पे मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके, यू टेक केयर। हाँ, आई विल स्पीक टू यू सून। बाय बाय। आइए साहब। साहब, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन वो औरत कौन थी? बुढ़िया औरत जो आपसे बात कर रही थी ना, लाली नाम है उसका, थोड़ी अजीब सी है। आपको उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस औरत ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया। जाने दीजिए ना साहब उसकी बातों का, थोड़ी सी हिली हुई है, कुछ भी बकती रहती है। आप आइए, अंदर आइए। ये आदमी तो मुझे बीच रास्ते में मिला था। उसका नाम कमल है, यहाँ का माली। हमने सोचा अब आप यहाँ पर रहने वाले हैं तो क्यों ना बगीचे के जो रंग बिरंगे फूल हैं फिर से खिल उठाएं। अच्छा, आइए साहब।
अच्छा एक बात बताइए जी। यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? बस साहब ये समझ लीजिए कि मैंने बचपन में चलना यहीं से सीखा था, और अब इस घर से तभी जाऊंगा जब मेरी अर्थी उठेगी। साहब अब ये घर आपका है, कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे? अरे नहीं 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 चाचा, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और इसमें इतने बड़े घर की देख रेख आपके सिवा और कौन कर सकता है? हाँ? वाकई में आप बहुत नेक इंसान हैं। आइए। साहब ये है आपका रूम, वॉशरूम उधर है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। ठीक है साहब। चला जा, चला जा, चला जा, वरना तू भी मरेगा। कौन? मैंने कहा ना, चला जा। कौन है? जैसे बाकी लोग मरे हैं, वैसे तू भी मरेगा। मधुमक्खी? हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू एसीपी प्रद्युमन प्लीज? हाँ जरा शांत हो जाइए, कौन बोल रही हैं आप? मैं कौन बोल रही हूँ, मुझे क्या काम है, मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी। कैन यू जस्ट मेक मी स्पीक टू हिम राइट नाउ प्लीज? एक मिनट होल्ड करिए। सर, हाँ सर, फोन कॉल है। सर कोई लेडी है, बहुत रो रही है, कह रही है सिर्फ आपसे बात करेगी। हेलो हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सर, हाँ कहिए। सर मैं वंदना बोल रही हूँ अमेरिका से। हाँ बताइए। सर मेरे साथ बहुत 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 बुरा हुआ सर। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे फियांसे राज इंडिया गए थे पुश्तैनी मकान खरीदते। सर मधुमक्खियों के काटने से उनकी मौत हो गई। क्या? अच्छा तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मौत मधुमक्खियों के काटने से नहीं हुई। इनफैक्ट उनका मर्डर हुआ है। He's been killed. पर ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनका खून हुआ है? सर वो जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए जा रहे थे तो तब
तब क्या हुआ? सर मैंने साफ साफ सुना था, राज को कोई औरत धमका रही थी। कौन थी वो औरत? नो सर, आई हैव नो क्लू। जरा एक बात बताइए, क्या आपके राज की यहाँ इंडिया में किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं सर, राज की किसी के साथ कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट राज तो इंडिया में किसी को जानता ही नहीं था। तो फिर कौन कर सकता है ये? कौन जान ले सकता है राज की? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं सर, कोई शक नहीं। सर राज तो एक नेक काम करने जा रहे थे। कैसा काम? He wanted to start an orphanage. सिर्फ एक अनाथ आश्रम खोलना चाहते थे वो। वाकई नेक काम है, लेकिन किससे खरीदने वाले थे मकान वो? सब मकान तो वो ऑलरेडी खरीद चुके थे गवर्नमेंट से नीलामी के बाद। वो सर इंडिया कागजी कार्रवाई के लिए गए थे। देखिए, एक काम कीजिए, सारे के सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा, ठीक है? सर मैंने सीआईडी के बारे में बहुत सुना है। सर मुझे भी जस्टिस मिलेगी ना? वंदना जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाएंगे हम, और जिसने भी आपके राज के साथ बुरा किया है उसे हम सजा दिलवाएंगे। वंदना, उसका मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आता है मकान खरीदने, अनाथाश्रम चलाने, और राज की मौत होती है मधुमक्खी के काटने से। इंटरेस्टिंग। सर यही वही बंगला है जो राज ने सरकार से नीलामी में खरीदा था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी लग रही है। आप देखभाल करते हो उस जगह की? जी हाँ, कहिए। कहेंगे आप, हम सिर्फ सुनेंगे। क्या मतलब? सीआईडी? क्या बात होगी सर? राज राकेश नाम के एक आदमी का खून हुआ है यहाँ पे। बहुत बुरा हुआ सर उनके साथ। उन्होंने ही सरकार से ये मकान खरीदा था। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनका खून नहीं हुआ, मधुमक्खियों के काटने से उनकी मौत हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ इस बंगलों में आने से पहले किसी औरत ने उन्हें धमकी दी थी। कुछ जानते हो उस औरत के बारे में? अच्छा, वो लाली साहब, वो बुढ़िया तो बेतुकी बेसर की बातें करती रहती है। आप उसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। क्या गंभीरता से लेना और क्या नहीं वो हम तय कर लेंगे। आप ये बताइए कि वो लाली वो रहती कहाँ है? कहीं भी नहीं सर। कहीं भी नहीं मतलब? उस बेचारी का ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना परिवार। बस दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। नहीं, कहीं तो बैठती होगी, खाना वाना खाती होगी, कोई एक जगह होगी ना जहाँ पे वो रहती होगी ज्यादातर। हाँ, पास में एक तालाब है, अक्सर वहीं बैठी रहती है। अच्छा, दे क्या तुम इस लाली से मिल लो, तब तक इस मकान का एक चक्कर लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जरा वो जगह दिखाओ जहाँ पे खून हुआ था। आइए साहब। राज साहब यहाँ गिरे पड़े थे। पहले मधुमक्खियों ने राज साहब को मारा, फिर वो खुद मर गए। ये मधुमक्खी के हमले यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं क्या? नहीं साहब, इससे पहले तो मैंने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी यहाँ। पता नहीं राज साहब के पीछे इतनी सारी मधुमक्खियां अचानक कहां से आ गई। राय रंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग? क्या कहा आपने? राय रंजीत के मकान से लौट रहे हो? आप कौन है? क्यों गए थे वहां? अपनी मौत को दावत देने गए थे? सर लगता है ये लाली है। आप लाली हो ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें राय रंजीत के जासूसों ने यहाँ भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है ना यहाँ पे। कौन राय रंजीत?
सांप था वो, सांप। उसने मेरी दादी को धोखा दिया, उन्हें अपने ही घर से धक्के मार के निकाल दिया। ऐसे बात शर्म आनी चाहिए तुम्हें रंजीत। तुम अपनी खुद की भाभी को घर से बाहर निकाल रहे हो। कम से कम अपने भैया का तो लिहाज किया होता। अरे उनका क्या लिहाज करना, उन्होंने खुद ही तो अंगूठा लगाकर ये घर मेरे नाम किया है। तूने उन्हें शराब पिलाकर धोखे से अंगूठा लगवाया था। अब क्यों किया, कैसे किया, इस गहराई में जाने से क्या फायदा। समझने वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू सड़क पर आ गई है। चलो निकलो इसे यहाँ से। अब तक कितने लोग मरे? वो सब लोग मर गए जिन्होंने वो मकान खरीदना चाहा। तुम लोग वो घर मत खरीदना, तुम भले लोग लग रहे हो, वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, काम आएंगे। सर, लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है। ये तो खुद बेचारी सदमे और विश्वास में लग रही है। हो सकता है राज की मौत कोई मर्डर ही ना हो, कोई हादसा हो। अरे ये कमरा खुला कैसे है? ये तो बंद था। एक मिनट रुको, शायद राज ने खोला। ये है तो छत्ता यहाँ पे। इधर आओ। जी सर। ये है मधुमक्खी का छत्ता। अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब। तो ये राज यहाँ इस स्टोर रूम में क्या करने आया था? साहब शायद बंगलू देखने आए होंगे। अच्छा, और उस वक्त तुम खाना लेने गए थे? जी सर। वो कौन है? वो कमल है साहब, यहाँ का माली। जब राज साहब की मौत हुई थी तो ये था यहाँ पे? जी हाँ था। कमल इधर आओ, साहब बुला रहे। जी सर। कमल, जब राज साहब की मौत हुई थी तो यहाँ आसपास किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? कोई अजीब सी घटना हुई हो? नहीं साहब। तो ये छत्ता यहाँ पे है तो तुम्हें कुछ काम करने में परेशानी नहीं होती? मधुमक्खी ने काटा नहीं तुमको कभी? नहीं सर, मधुमक्खी तो तब काटती ना जब यहाँ कोई छत्ता होता। पहले तो मैंने ये छत्ता यहाँ देखा ही नहीं साहब। क्या बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मैंने आपसे पहले कहा ना कि इससे पहले इस घर में हमने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी। कमाल है। फिर ये छत्ता आया कहाँ से? और मधुमक्खियों ने राज को ही क्यों काटा? ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। आसान के क्या पता चला राज की मौत के बारे में? मौत कैसे हुई? बॉस, इसकी मौत मधुमक्खियों की वजह से हुई है। यार तुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों की वजह से ही हुई है? हाँ बॉस, ये डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है मैंने वो भी देख ली। इस राज का अच्छी तरह से चेकअप भी कर लिया। मुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों के डंक के जहर की वजह से ही हुई है। सर, बचपन में मुझे मधुमक्खी ने काटा था, मैं तो जिंदा हूं। हाँ सालू के साहब, पंकज पे जहर का असर क्यों नहीं हुआ? अरे पंकज को मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खियों ने नहीं काटा था। बॉस, अगर एक दो मधुमक्खी काटे तो बात समझ में आती है, लेकिन सैकड़ों मधुमक्खियां अगर हमला कर दे तो इट्स इम्पॉसिबल। मधुमक्खियों के डंक से? साळुंखे कहता है कि राज की मौत मधुमक्खियों के डंक से हुई है, मधुमक्खियों के जहर से।
और राज की मंगेतर वंदना कहती है कि राज का खून हुआ है। इस छत्ते को बाहर से लाकर यहाँ पर लगाया गया। मधुमक्खी के छत्ते को किसी और जगह से लाके किसी और जगह लगाया जा सकता है? इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है। शहद के व्यापार के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। आप बता सकते हैं कितने दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पे लगाया गया? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 2-3 दिन। सर अगर मान भी ले कि खूनी ने ये छत्ता यहाँ पर इसलिए लगाया था कि वो राज को मार सके, लेकिन उसे कैसे पता था कि ये मधुमक्खियाँ राज पे ही हमला करेंगी, किसी और पे नहीं? मधुमक्खियाँ बिना वजह किसी पे भी डंक नहीं मारती, क्योंकि डंक मारने के बाद उनकी खुद की भी मौत हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें उत्तेजित करती है अटैक करने के लिए? देखिए, जब उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान से उन्हें कुछ खतरा। अच्छा केदार साहब, ऐसा हो सकता है क्या कि मधुमक्खियों को ट्रेन किया जा सके कि वो किसी एक आदमी पे हमला करें? कैसी बातें करते हैं अभिजीत साहब, ये मधुमक्खियाँ शार्प शूटर नहीं कि कोई भी इन्हें कह दे कि फलां फलां को डंक मारकर आ जाए। अच्छा, आपने अभी भी कहा कि ये मधुमक्खी किसी को काटने के बाद ये खुद भी मर जाती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी को काटती है? जरा डिटेल में समझाएंगे? मधुमक्खी जब भी किसी को डंक मारती है तो फेरोमोन नाम का एक गंध छोड़ती है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियां सचेत होकर सब मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, मधुमक्खियां बिना वजह किसी पे भी हमला नहीं करती। जरूर राज ने मधुमक्खी के छत्ते के साथ कुछ छेड़खानी की होगी। सर खूनी को कैसे पता था कि राज इस छत्ते के साथ छेड़खानी करेगा? कहीं ये मौत वाकई हादसा तो नहीं? नहीं पूर्वी, राज के आने के ठीक 2 दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पे लगाना ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। सर राज की मौत के बाद ये घर वंदना के नाम हो जाएगा, कहीं सबके पीछे वंदना तो नहीं है? वंदना इंडिया कब आ रही है? What nonsense! How could you even think like that? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ हो सकता है? और फर्ज कीजिए कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ था, तो मैं आप लोगों को फोन क्यों करती? पुलिस तो ऑलरेडी ये केस क्लोज कर चुकी थी ना। देखिए, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे राज जी के बाद ये मकान किसके नाम पे है? आई डोंट नो। राज ने गवर्नमेंट से मकान खरीदा था, तो शायद गवर्नमेंट को वापस मिल गया। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं है। हाल फिलहाल में राज का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट राज एक नेक दिल इंसान थे और उनका किसी से दुश्मनी होना वॉज इम्पॉसिबल। अगर मुझे पता होता कि राज की नेक दिली उनकी जान ले लेगी तो मैं उन्हें कभी इंडिया आने ही नहीं देती। ये अनाथ आश्रम खोलने का ख्याल राज जी के दिमाग में कैसे आया? राज खुद अनाथ थे, इसलिए वो दूसरे अनाथ बच्चों की फीलिंग समझते थे। वो अनाथ बच्चों को घर जैसा माहौल देना चाहते थे, और जैसे उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ये मकान नीलाम कर रही है तो राज ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ये मकान खरीद लिया। तो कहीं इस राज की मौत का कारण ये घर तो नहीं है? हो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था, राज बीच में आ गया इसलिए। What? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? इस दुनिया से इंसानियत उठ गई है क्या? इंसानियत है वंदना जी, इंसानियत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर घोलने पे तुले हुए हैं। पता करते हैं किस किसको दिलचस्पी थी इस प्रॉपर्टी में। देखिए सर, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि राज जी के अलावा किन किन लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया था। सॉरी। क्यों नहीं बता सकते? देखिए, ये सरकारी सर इंफॉर्मेशन है, ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। हम भी तो सीआईडी का ही काम कर रहे हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके बिना नहीं दिखा सकता सर। तो नोटिस मिल गया। आप खुश हैं? आप देखिए, अगर काम कायदे से होता है तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। कुल मिलाकर सर 12 लोग थे जो इस बंगलो को खरीदना चाहते थे सर। इस बंगलो के पास एक्चुअली सरकार एक हाईवे बना रही है, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे हैं और हर कोई इस बंगलो को खरीदना चाहता है।
अच्छा, ये राज जी की मौत के बाद अब ये मकान किसको मिलेगा? देखिए, राज जी ने कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की थी, इसलिए नीलामी अब दोबारा से होगी और जो विजेता होगा उसको ये बंगलो मिल जाएगा। I see। और ये नई नीलामी कब होगी? देखिए सर, अभी उसकी डेट तो तय नहीं है सर, लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा सर कि राज जी से जितने भी बिल्डर्स थे वो काफी भड़के हुए थे, काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने डेडलाइन के बाद बिड सबमिट की थी सर, इसी वजह से लोग नाराज थे उनसे। लेकिन अगर डेडलाइन के बाद उन्होंने बिड किया था तो सरकार ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सर एक्चुअली वहां पर वो अनाथ आश्रम खोलना चाहते थे, और सर अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फर्क है सर वो 9.5 घंटे का है, इसलिए सरकार ने वो बिड एक्सेप्ट कर ली थी। देखिए, अब घर तो उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत में होगा सर। किस्मत में नहीं भी होगा तो उसने अपनी किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए कोशिश तो की होगी, और जरूर इस लिस्ट में से ही कोई होगा वो। ललित जी, अब तो ये दोबारा नीलामी होगी, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस दूसरे नीलामी के लिए, क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं? नो सॉरी, ये लिस्ट आपको मैंने इसलिए दिखा दी कि ये नीलामी हो चुकी है, लेकिन वो जो नई लिस्ट आने वाली है सर वो तो आप किसी भी कीमत पर नहीं देख सकते। अरे 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 सारंगी, तू क्या करने क्या जा रहा है यार? क्या सुन रहा हूं मैं? जो सुना है सही सुना है बॉस। क्या सुना? रिजाइन हो रहा है तू? हाँ। क्यों क्यों? बस मेरा टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? 1 मिनट टाइम है यार अभी। अरे ये टाइम नहीं यार। तो फिर देखो, हर इंसान को लाइफ में एक न एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ता है ना, चाहे वो क्रिकेटर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो। मेरा भी टाइम आ गया, मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? ये देख लो। ये क्या है? देख लो देख लो। यार क्या तू कर रहा है सारुण? के समझ में नहीं आ रहा है ये। एयर टिकट कहाँ जा रहा है? हाँ, लंदन। अरे वाह रे वाह। पंकज कैंसिल कर। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं होगा। अबे रिफंड मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, कल की टिकट है, डोंट वरी। मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस। यार तू ऐसे कैसे जाएगा? क्या हुआ क्या? अरे इतनी बड़ी गलती होगी कि शर्म आ रही है अपने आप पर। ऐसी कौन सी गलती हो गई? वो मधुमक्खियों वाला केस। मधुमक्खियों वाला केस? हाँ यार, हादसा नहीं है बॉस, वो खून है खून। यही मुझसे गलती हो गई। मधुमक्खी के एक्सपर्ट से बात हो गई तेरी? क्या बताया उसने? यार एक्सपर्ट से भी बात की, मैंने अच्छी तरह से चेक भी किया, तब मुझे पता पड़ा ये तो हादसा नहीं है, खून है। मधुमक्खियों को तो वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यार। सालों के सब वो किसे? देखो, मधुमक्खियां कब आती हैं इंसान के पास? जब उन्हें फेरोमोन की गंध आती, तभी ना। हाँ, जब उन्हें इंसानों से खतरा लगता है तब मधुमक्खियां इंसान के पास आती है, डंक मारती है। बस यार, यही मुझसे गलती हो गई। ये मैंने सोचा ही नहीं कि फेरोमोन तो बनाया भी तो जा सकता है ना यार। हाँ यार, फेरोमोन तो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में। मतलब किसी ने ये आर्टिफिशियल फेरोमोन बनाया और वो किसी भी तरह से राज के शरीर पर लगा दिया। बस मधुमक्खियां आ गई और उस पर अटैक कर दिया। साळुंके, उठ 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 उठ, पिपलिया गांव चला जा। वहां पे जहाँ पे राज का खून हुआ, राज का सारा सामान चेक कर, पता तो चले ये फेरोमोन वहां पर आया कैसे और किसने इस्तेमाल किया ये फेरोमोन राज पर। यस बॉस। ये रहा सर, राज का सारा सामान इस सूटकेस में। ठीक है सर। एसीपी साहब बता रहे थे आप रिटायर होने वाले हो। कब है आपका लास्ट वर्किंग डे? आपके लास्ट वर्किंग डे से 1 दिन के बाद। मतलब नहीं हो रहा है। अच्छा दया, एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ और तुम जो है ना, एक एक करके सामान मुझे बाहर पकड़ाओ, तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फेरोमोन है। ठीक है सर। ये पकड़ेंगे आप? जरा रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। दिखेगा ना बाहर? दिखेगा। मधुमक्खी है इसके लिए कह रहा था। अभिजीत हो तुम? हाँ। ये पूर्वी है। हाँ। ये दया। अरे दिख रहा है सर। चलिए चलिए चलिए, संभाल के सर, संभाल के। हाँ। चलिए सर। नहीं, इसमें फेरोमोन नहीं है। अरे सर संभल के। अरे कुछ नहीं, जिसमें फेरोमोन होता है उसी पे अटैक करती है।
अरे यार हरकत हुई, देखो देखो अटैकिंग मूड में आई है ये मधुमक्खी, देखो। सर किसी ने राज के परफ्यूम में फेरोमोन मिलाया। अरे यार ये मधुमक्खी ने मुझे काटा ना। सर आप निकलो यहाँ से। अरे यार, अरे पानी में जाओ, पानी में। पानी किधर है? अरे सामने उस तरफ सर। अरे उधर कुआं है सर, जाओ ना। कुएं में घुस जाओ। अरे सर निकलो यहाँ से, जाइए सर। ठीक हो सर? बाप रे बाप, ये मधुमक्खियां आपको रिटायर नहीं होने देंगी सर। बाहर निकालो मुझे। आइए सर। मधुमक्खी, अरे नहीं, आइए। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं चंदूमल फंडूमल कंकेशबाज। अरे वाह, बहुत लंबा नाम है आपका। बताइए क्या काम था आपको? जी वो नीलामी के लिए आया था मैं। वो पुराना वाला बंगलो हाईवे के पास, वो खरीदना है मुझे। सर ऐसे नहीं खरीद सकते हैं सर, उसमें नीलामी होगी तभी वो जो जीतेगा वही खरीद सकता है। अरे तो पैसा लगाएगा ना, मैं पैसा लगाएगा। देखिए अब टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, आप लेट हो गए। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर, 15 मिनट में क्या क्या हो जाता है। ये देखिए ना, मैं तो ये बेड का लिफाफा भी लाया हूँ, ये देखिए। राकेश इधर रजिस्टर लेकर आ। साहब को दो, एंट्री कीजिए साहब। हाँ यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। अच्छा यहाँ साइन कर दीजिए लास्ट में। गुड, लाइक। अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया सर। वो बंगले का चाबी? और मजाक कर रहे हैं? अरे चाबी ऐसे थोड़ा ना मिलता है। अरे भाई बोली लगेगी, नीलामी होगी, उसके बाद जो जीतेगा उसको मिलेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बिड तो मैं ही जीतूंगा, ये पक्का है। भाभी और बच्चों को मेरा प्यार देना, ठीक है सर? थैंक यू। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कमाल है। क्या भाई साहब काम हुआ? सर ये देखिए, चंदूमल फंडूमल कंकेशवास का कमाल। उठ जाओ पंकज, 12 में से 2 लोग हैं जिन्होंने दोबारा बोली लगाई है इस मकान को खरीदने के लिए, हेमंत और रोशन। मतलब खूनी इन्हीं 2 में से कोई हो सकता है। और जो कोई भी है, इस बार भी इस मकान को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि बता दिया जाए कि नीलामी का विजेता आखिर है कौन। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीलामी के जो विजेता है मिस्टर रोशन। रोशन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। 1 मिनट, काय की बधाई हो? सबसे ज्यादा बेट मैंने लगाई थी, ये कैसे जीत गए? देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सबसे ज्यादा बेट मिस्टर रोशन ने लगाई थी, इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत ऊंची बोली लगाई थी, ये बेट मुझे मिलनी चाहिए थी। आप ऐसे ही बात कर रहे हैं सर, मैंने तीनों लिफाफे चेक किए हैं और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की कीमत सबसे ज्यादा थी, इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है। प्लीज कम ऑन यार, अब हार गए हो तो बच्चों की तरह रो मत। बिजनेस है, ऊंच नीच होती रहती है। बिजनेस में बेईमानी नहीं चलेगी। ये दिखाइए, आप पहले वो लिफाफे दिखाइए, मुझे अभी देखना है किसने कितने बिट करी है। दिखाइए लाइए। मुझे भी चेक। नहीं ये नहीं दिखा सकते, ये नियम के खिलाफ है। चीटिंग करना भी नियम के खिलाफ है। मैंने 7 करोड़ की बिट करी है, 4 करोड़। इनके अभी हेड ऑफिस से फोन आएगा और बोलेंगे कि मैंने सिर्फ 3 करोड़ लगाए। कोई फोन नहीं 4 करोड़ कम। आपके कहने से फोन आएगा। चलो उठाओ फोन, उठाओ तुम्हारा भी। ये मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप मुझे नहीं बताएंगे। आप ललित जी, आप तो बड़े कायदे कानून की बातें किया करते थे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है, आप ब्यूरो चलिए हमारे साथ।
आप कहाँ खिसक रहे रोशन जी? आप हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे? नई प्रॉपर्टी ली है आपने? हाँ? आइए, आप ही आइए। आइए आइए। सर रोशन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। सर रोशन जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो भी फ्रॉड हुआ है सर मैंने किया है। ये रोशन का जुर्म अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? अच्छा खासा पैसा दिया है क्या रोशन ने तुम्हें? और एक बात याद रख लो, ये पैसा खर्च करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत फांसी होगी तुम्हें। सर इतनी सी बेईमानी के लिए फांसी चढ़ा देंगे? नहीं नहीं नहीं, बेईमानी के लिए नहीं, खून के लिए फांसी होगी। सर खून? किसका खून सर? राज राकेश का खून, जिसने पिछली नीलामी में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। सर लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर मैंने नहीं मारा है सर किसी को। पता है, इस रोशन ने मारा है। तो इसकी पोल खोल दो, वरना इसके पाप का मटका तुम्हारे सिर पे फूट जाएगा। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं भला राज को क्यों मारूंगा सर? इस प्रॉपर्टी के लिए, और किस लिए? क्या कह रहे हैं आप सर? सर मैं मानता हूं कि मैं ललित के साथ मिलकर नीलामी में छोटी मोटी हेरा फेरी करता था, पर सर एक प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर थोड़ी कर दूंगा मैं। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये खून नहीं किया? नहीं सर। चल ठीक है, पूर्वी जरा वो परफ्यूम लाना। ये परफ्यूम छिड़क दूं? हाँ? बाहर मधुमक्खियों का छत्ता है, क्या होता है? सर परफ्यूम? हाँ आपकी मर्जी सर, लेकिन हमारे इस केस से परफ्यूम का क्या लेना देना सर? मुझे वाकई पता नहीं इस परफ्यूम का कोई इस केस से संबंध है। सर जी हम सच कह रहे हैं सर, राज जी की मौत से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। ललित बिल्कुल ठीक कह रहा सर। अगर ये खून रोशन ने नहीं किया है तो फिर बचता है वही एक। इन कागज से साबित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी वजह थी इस मकान को वापस पाने के लिए, क्यों? देखिए, राय रंजीत का पोता होने से यह साबित नहीं होता कि यह खून मैंने किया है। हेमंत जी, खूनी कभी कभी अपने जुर्म के सबूत अपने साथ लेकर चलता है, जैसे तुम। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। ये रहे सबूत। कमाल है सालू के साहब, सेफ्टी सूट पहनने के बावजूद भी आप दोनों को मधुमक्खियों ने काटा। हाँ, कभी कभी सेफ्टी सूट पहनने के बाद भी मधुमक्खियां डंक मार सकती हैं, और फिर मधुमक्खी के छत्ते को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटैक हो सकता है, नहीं? जी देखिए, वो दरअसल बहुत हो गया हेमंत, तुम्हारी बेगुनाही का और भी कोई सबूत चाहिए? जी नहीं, मैंने ये सब किया था। जब राज बंगले में घुसा तब मैं वहीं था, और मौका देखकर मैं बंगले में घुस गया था। मैंने परफ्यूम की बोतल के अंदर फेरोमोन मिला दिया। उसके बाद राज को आवाज से डिस्ट्रैक्ट किया, मधुमक्खी के छत्ते तक लेकर गया, और उसके बाद का काम मधुमक्खियों ने कर दिया था। मुझे मेरा पुश्तैनी मकान वापस चाहिए था। वाह रे वाह, अपने पुश्तैनी मकान के लिए तुमने एक नेक इंसान का खून कर दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। ले जाओ इसे पंकज। पंखे, केस खत्म, रिटायर हो सकता है तू। मुझे रिटायर होना ही नहीं है। कल तक तो बोल रहा था रिटायर करो। वो कल की बात थी। भगवान, मतलब पीछा तो नहीं छूटने वाला इस आदमी से अपना। हाँ, पीछा नहीं छूटने वाला है किसी का, किसी से नहीं। मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं, और तुम्हें मेरे बिना चैन नहीं। ये लीजिए, सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि अब आप मिस्टर राज के अनाथ आश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे। राज के जाने के बाद मेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है, उसका आखिरी सपना पूरा करना। बट थैंक यू सो मच राज को जस्टिस दिलाने के लिए। हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्ज था। आपको और कोई मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। कभी कभी आते रहिएगा, उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। ये भी कोई पूछने की बात है?
हो सकता है उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया सीआईडी ऑफिसर मिल जाए। हम लोगों को पार्टी में बुलाकर कहीं सो तो नहीं गया हुआ है? सर अपनी खुद की बर्थडे पार्टी में कैसे सो सकते हैं? अरे कोई भरोसा नहीं है, 60 साल का हो गया वो। सुधीर बाहर आ भाई। हेलो, पार्टी आज ही है कल की? हाँ पार्टी आज ही है, हम श्योर। मैं फोन करता हूँ एक बार। घंटी तो अंदर ही बज रही है, इसका मतलब अंदर ही है। तो फिर अंदर से कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैंने कहा ना 60 साल का हो गया, बचपना नहीं गया इसका भी। सुधीर, उधर खिड़की की तरफ जाकर देखेंगे। हाँ हाँ सर चलते हैं। इमरजेंसी मेडिकल कार्ड। इन्हें बादाम और फिश से एलर्जी थी। सर केक भी पूरा खाया नहीं है, ये देखिए। लगता है केक कटने के तुरंत बाद ही इन लोगों की मौत हो गई। हाथापाई के कोई निशान नहीं है, सीधे गोली लगी है। यहीं से गोली मारी होगी। चौथी लाश कहाँ है? अंदर है सर। गन केस? गन गायब है। वैसे सर इस हादसे को कितना टाइम हुआ होगा? इन चारों की मौत कल दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई। कौन लोग है ये, कुछ पता चला? हाँ सर, वो सुधीर जी हैं, आरके विप्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। वो उनका बड़ा बेटा नील और ये उनका छोटा बेटा रितेश। और अंदर जो है वो सुधीर जी की वाइफ है माया। सर नील और रितेश दोनों आरके विप्स कंपनी के बोर्ड मेंबर थे, लेकिन कंपनी की हालत बहुत खराब थी, बंद होने पे आ गई थी। महीनों से बिल नहीं भरे और मार्केट का कर्जा नहीं चुकाया, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो फिर यहाँ सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा था? सर सुधीर जी का 60th बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे? तो और भी लोग आए होंगे ना यहाँ पे? ऑफिस के कुछ लोग आए थे सर, और उनसे पूछताछ करके उन्हें जाने दिया। ये सब लोग यहाँ एक साथ रहते थे क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ सुधीर जी और माया रहते थे। सुधीर जी ने नील और रितेश के लिए अलग अलग बंगले खरीद के रखे थे, ये दोनों वहीं पे रहते थे। आज तो ये अपने डैड का बर्थडे मनाने के लिए आए थे। सर शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, केक काटने के कुछ मिनट बाद ही सबकी मौत हो गई। पार्टी प्लान करने वाली टीम आई थी यहाँ पर, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वापस चली। मुझे लगता नहीं कोई बाहर से आया होगा। जो कुछ भी हुआ है इन चारों के बीच में ही हुआ है। नहीं, यहाँ घर में कोई नौकर वोकर तो होगा ना? है ना, नौकर है ना, लेकिन वो गाँव गया। सुधीर जी ने सिर्फ आज के लिए एक सर्वेंट हायर किया था, वो कल सुबह काम करके गया।
और पार्टी खत्म होने के बाद साफ सफाई करने आने वाला था। पार्टी खत्म होने से पहले ये सब खत्म हो गया। लगता तो ये मर्डर ही है। सॉरी डॉक्टर साहब, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों के अलावा यहाँ कोई पांचवा भी था जो बाहर से अंदर आया था। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है और हर चीज अपनी जगह पे है। ऐसा लगता है कि किसी ने केक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसे खा के चारों बेहोश हो गए। उसके बाद वो पांचवा आदमी घर के अंदर घुसा और उसने सबको गोली मारी। ये बस 100% मर्डर ही है। मर्डर और सुसाइड भी। सर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सही है, देखो बाकी तीनों लाशों के पास स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं है सिवाय सुधीर जी के। पैर भी मुड़े हुए हैं, ब्लड लॉस ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि जब इनको गोली लगी तो ये जिंदा थे। अगर ये भी केक खा के बाकियों की तरह बेहोश होते तो उनकी तरह ही पड़े रहते। इन्होंने तीनों को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली, ऐसा लगता है। अगर ऐसी बात है तो जिस गन से गोली चली वो गन कहाँ है? गन यहाँ गोली लगी है गणपति पे। सुधीर जी ने अगर गन चलाई होगी तो ऐसे गिरे और गन वाला हाथ जमीन पे टकराया और ये रही गन। सर ये देखिए, रितेश का मोबाइल मिला है। सर उसने केक काटने के बाद ही अपने सोशल प्रोफाइल पे सेल्फी अपलोड की। मैं कह रहा था ना, पांचवा कोई हो ही नहीं सकता है। सर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी शक है। अब शक करना तो अपना काम ही है सर। एक काम करते हैं, जितने भी एविडेंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, ब्यूरो लेके चलते हैं, देखते हैं एसीपी सर क्या कहते हैं। गड़बड़ लगती है सब। बस मुझे उन लोगों के पेट में केक के टुकड़े मिले, वो केक जो उन लोगों ने खाया था, और उस केक में सेडेटिव मिला हुआ था, नशीली दवाई। सेडेटिव इन्होंने खाया और बेहोश हो गए। चारों? नहीं, 3, नील, रितेश और माया। मुझे इन तीनों के ही पेट में सिर्फ केक के टुकड़े मिले। मतलब सुधीर जी ने वो केक खाया ही नहीं था? नहीं, सुधीर सिर्फ अकेला था जो गोली लगते वक्त होश में था। क्या सुधीर जी ने अपने बर्थडे पे केक नहीं खाया? नहीं खाया, क्योंकि उस केक में बादाम मिला हुआ था। लेकिन सर उनके घर वालों को तो पता ही होगा कि उन्हें बादाम से एलर्जी थी। एग्जैक्टली। तो वो ऐसा केक लाई क्यों? अजीब है, बर्थडे सुधीर जी का और केक उन तीनों ने खाया। केक तीनों ने खाया, लेकिन वहां पर जो गन मिली है उसमें से 4 गोलियां चली हैं जो इन चारों को लगी। कमाल की बात यह है कि उस पर सुधीर की उंगलियों के निशान, और वो गन भी सुधीर जी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। तो सुधीर जी ने पहले उन तीनों को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर ली। पर क्यों? बर्बादी से बचने के लिए। धंधा डूब रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे, इसलिए अपने साथ पूरे फैमिली को भी मार डाला। और क्या वजह हो सकती है? हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है। सुधीर जी जानबूझ के वो बादाम वाला केक लाए थे ताकि उन्हें खाना ना पड़े। उसने बाकी तीनों को सेडेटिव डाल के वो बादाम वाला केक खिला दिया और बेहोश होने के बाद उन्हें मार के खुद आत्महत्या कर ली। पूर्वी, वो रितेश ने जो फोटो अपलोड किया था नेट पर, तब लगा उसे। कितने बजे ली थी ये फोटोग्राफ? सर 2:05। और अपलोड किया? सर 2:07। सर मुझे एक बात बता, केक खाने के कितनी देर बाद बेहोश हुए होंगे सब लोग? 20 से 25 मिनट, मतलब 2:30 या 2:35। और अंदाजन मौत का वक्त भी वही है सर, वो 2:30 से 2:45 बजे के बीच। मतलब सब कुछ हुआ है 40 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट, ये क्या है? ये परछाई कैसी है? ये शैडो? ये चारों तो यहाँ खड़े, तो फिर वहां पे परछाई कैसे आई? वहीं जाकर देखना होगा कि ये शैडो कैसा है। 2:04। पर्दे वर्दे की पोजीशन सेम हो गई ना? बिल्कुल सर। पोजीशन ले लेते हैं। रेडी? 2, 2, 5 या। अरे इसमें तो कोई परछाई दिख नहीं रही। तो उसमें परछाई कहां से आ गई? धूप इधर से आ रही। पूर्वी जरा उधर जाके खड़ी हो ना।
या बस। हाँ, इसमें परछाई दिख रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी, सेम टू सेम। मैं सही था, यहाँ पे कोई पांचवा भी था। और वो वहीं खड़ा था जहाँ मैं खड़ी थी। ये वही आदमी है जिसने सुधीर जी और उनकी फैमिली को मारा है। और उसने हमें ऑलमोस्ट धोखा दे दिया कि ये मर्डर कम सुसाइड है। और उसी की परछाई ने उसे धोखा दे दिया। मगर सर, इस परछाई से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? खूनी का मेन टारगेट था सुधीर जी, और वो उस वक्त वहीं पे खड़ा था। कोई जान पहचान वाला ही होगा। करेक्ट। सर पता लगाओ सुधीर जी ने पार्टी में किन किन लोगों को बुलाया था। सब मैं परी। तुम सुधीर जी की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी? जी सर, मैं जानवी, मार्केटिंग हेड। यस सर। जी मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं कंपनी का लॉयर हूँ। और सुधीर जी के पर्सनल लॉयर भी। जी हाँ, लेकिन आप लोग हमसे क्या जानना चाहते हैं? सुधीर जी की कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ आप तीनों को बुलाया। ऐसा क्या खास रिश्ता था आप लोगों का सुधीर जी के साथ? सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। तो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ इतने पर्सनल रिलेशन? सर, मैं सिर्फ उनका काम ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ मैनेज करते थे। आई मीन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। और उस दिन में मैं पार्टी मैनेज करने गई थी, सेलिब्रेट करने नहीं। और आप वकील साहब? सर सुधीर और मैं बचपन के दोस्त हैं, उसका बर्थडे और मैं ना जाऊं ये कैसे हो सकता है? और आपको क्यों इनवाइट किया था सुधीर जी ने पार्टी में? सर, मुझे सुधीर सर ने नहीं, नील ने इनवाइट किया था। मैं और नील बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सी, आप उनका पूरा शेड्यूल मैनेज करती थी। तो पार्टी वाले दिन कोई मिलने आने वाला था? कोई मीटिंग वगैरह रखी थी आप लोगों ने? सर, उस दिन बैंक हॉलीडे था तो कुछ मीटिंग या अपॉइंटमेंट नहीं थी, और उनका बर्थडे था तो वो पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहते थे। कल दोपहर 2 और 3 के बीच में आप तीनों कहाँ थे? सर, मैं तो अपने घर पे ही थी, वी ब्लॉग बना रही थी। वी ब्लॉग? वीडियो ब्लॉग। मेरा एक इंटरनेट चैनल है जिस पर मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। सर, मैं घर पे सो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था। अच्छा, इधर हाल ही में सुधीर जी के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा आप लोगों ने? हाँ सर, मैंने एक बात नोटिस की थी। सर, अभी से कुछ 1 महीने पहले हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। सर, क्या बात है, अंदर आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ। सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग इज ओवर। बच्चों के कपड़े? यस सर। अच्छा, और कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? कोई अजीब बात? हाँ सर, कुछ 2 हफ्ता पहले मुझे सुधीर ने बोला था कि वो अपनी वसीयत चेंज करना चाहता है। वसीयत बदलना चाहते थे? क्यों? पता नहीं सर, उनकी वसीयत में 3 लोगों के नाम थे, एक उनकी बीवी का, माया का, और 2 उनके बेटे। लेकिन वो एक चौथा नाम उसमें जुड़वाना चाहता था, ऐड करवाना चाहता था। क्या नाम क्या था उस चौथे का? सर नाम तो उसने नहीं बताया। आपने वसीयत बदली थी? जी मैंने सब पेपर्स तैयार कर दिए थे, बस नाम भर के और सुधीर को साइन करने थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा कि वसीयत नहीं बदलनी, वो पुरानी वाली वसीयत ही रखनी है। ठीक है, अब ये चौथा आदमी कहां से आ गया जिसका नाम सुधीर जी अपनी विल में इंक्लूड करना चाहते थे? सुधीर जी की मौत का इस चौथे से कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, ये बच्चों के कपड़े कोई क्यों भेजेगा किसी को? बच्चों के कपड़े अगर भेजा गया था तो फिर वो एनवेलप कहाँ है? सुधीर जी के घर को तो हमने अच्छी तरह से चेक किया था, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। घर में नहीं तो ऑफिस में।
अरे इस पे तो कोई पोस्टल स्टैंप और भेजने वाले का नाम भी नहीं है। फिर ये पार्सल यहाँ तक पहुँचा कैसे? लगता है किसी ने एनवेलप सीधे कंपनी के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इस एनवेलप को डॉक्टर सालुंकी के पास भेज देते हैं, शायद उन्हें कुछ मिले। ठीक है। ये जानवी कह रही थी ना, ये पार्सल देख के मिस्टर सुधीर एकदम चौंक गए थे। हो सकता है कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो और उसके बाद उन्होंने किसी को कॉल भी किया होगा। पिछले महीने के कॉल डिटेल्स मंगवाते हैं सुधीर जी के। देखते हैं ये एनवेलप मिलने के बाद सुधीर जी ने सबसे पहले फोन किसको किया था। सुधीर का फोन आया था एक अरसे के बाद। क्या बात हुई थी आप दोनों की? गुस्से में था कि मैंने उसे वो एनवेलप क्यों भेजा, लेकिन मैंने उसे कोई एनवेलप नहीं भेजा। लेकिन कोई तो वजह होगी। सुधीर जी ने आप पे शक किया। जी हाँ, वो एनवेलप में बच्चे के कपड़े थे। उसे लगा कि वो वही कपड़े थे जो मैंने और सुधीर ने हमारे बच्चे के लिए खरीदे थे। अब हमारे बच्चे के लिए? मेरा और सुधीर का बच्चा। 30 साल पहले मैं आरके विप्स कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। सुधीर के पापा उसके मालिक थे। वहाँ सुधीर और मेरे बीच में प्यार हो गया और कुछ समझ पाती उसके पहले मुझे पता चला कि मैं सुधीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो आप दोनों की शादी नहीं? जी नहीं। सुधीर ने तो वादा किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स राजी नहीं थे क्योंकि मैं उनकी हैसियत की नहीं थी। वो तो सुधीर की शादी बहुत ही रईस खानदान में और उनकी स्टेटस की लड़की से करना चाहते थे। फिर उसके पेरेंट्स ने और फैमिली ने बहुत कोशिश की उससे, मुझे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को समझाने की कि मैं बच्चा गिरा दूं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को जन्म दूंगी। 15 मार्च 1990 को मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, लेकिन आते ही वो मर गया। जिस बच्चे को गोद में खिलाना था, छोटे छोटे कपड़े पहनाने थे, उसे कुछ नहीं कर पाई मैं। मुझे लगा था कि ऐसे वक्त में तो सुधीर मेरे साथ होगा, मेरा साथ देगा, लेकिन उसने तो इसके पहले ही मुझसे बात करने तक छोड़ दी थी। उसी महीने में उससे माया से शादी भी कर ली। तो इसीलिए आपने आज तक शादी नहीं की और यहाँ अकेली रह रही? जी हाँ। सुधीर जी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उससे बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। बहुत नफरत करती थी आप उनसे? मुझसे ज्यादा नफरत उससे और कौन कर सकता है। उन्होंने आपको आपका हक नहीं दिया तो आपने जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया। जब जायदाद में भी हिस्सा देने से मना कर दिया तो आप गुस्सा हो गई और मार दिया उसे। मैंने उसे नहीं मारा, और मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो चाहती थी कि वो जिंदा रहे और जिंदगी भर तड़पे। जिस दिन सुधीर जी की मौत हुई थी उस दिन 2 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? मैं घर पे ही थी। आपके पास कोई विटनेस, कोई गवाह? कोई सबूत नहीं है। हेलो, हाँ सर। ओके सर, हाँ साथ में ही सर, मैं अभी बोलता हूँ। जी यस सर। सर सालुंके सर फॉरेंसिक बुला रहे हैं, जल्दी कह रहे हैं कि कुछ दिखाना है। सुनोगे तो यकीन नहीं आएगा बॉस। उस एनवेलप की जब मैंने अच्छी तरह से जांच की तो मुझे फिंगरप्रिंट्स तो किसी के नहीं मिले, लेकिन उस एनवेलप में से मुझे डीएनए के लिए सैंपल मिल गया। जिस किसी ने भी वो एनवेलप भेजा उसने शायद मुंह से थूक लगा के उसे सील किया, और इसीलिए मुझे उस एनवेलप पर से सलाइवा के ट्रेसेस मिल गए जिससे डीएनए प्रोफाइल बनाया जा सकता। लेकिन सर डीएनए टेस्टिंग के लिए तो 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। हाँ, और मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ प्राइमरी टेस्ट कर लिए। क्या निकला सर आपके इस टेस्ट में? इस टेस्ट से मुझे पता लगा है कि ये जिस किसी का भी डीएनए है उसका डीएनए सुधीर जी के डीएनए के साथ मैच करता है। क्या? इसका मतलब है कि? इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये एनवेलप भेजा है वो सुधीर का कोई खून का रिश्तेदार है। मतलब सुधीर का कोई अपना सुधीर को ही ब्लैकमेल कर रहा है। और कौन हो सकता है?
सर अदिति के पेट में जो बच्चा था उस वक्त वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, और सर बचे सुधीर जी के बेटे रितेश और नील। कहीं उन दोनों को सुधीर जी और अदिति का राज पता तो नहीं चल गया था? क्या पता उसी के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो उन बच्चों के कपड़े बेच के। अच्छा सर, वो जो बच्चों के कपड़े मिले थे वो वाकई पुराने हैं या फिर मैले कुचेले करके पुराने दिखाने की कोशिश की गई? मैंने उन्हें स्पेशलाइज्ड लैब में चेक करने के लिए भेज दिया, जल्दी पता लग जाएगा। वैसे पूरी सुधीर के बेटों के बारे में क्या पता चला, क्या करते थे वो? सर 1 साल पहले सुधीर जी ने अपने बेटों को अपनी ही कंपनी में बोर्ड मेंबर बनाया था और उसी के बाद से कंपनी लॉस में जाने लगी। वो दोनों कंपनी के पैसों पे खुद ही ऐश करते थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शौक, सब कुछ करते थे सिवाय काम के। लेकिन सर सुधीर जी अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, दोनों के लिए अलग अलग बंगले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने ही वो एनवेलप लेटर बॉक्स में डाला? ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग क्यों? अरे यार पैसों के लिए, कंपनी डूब रही थी। करेक्ट, कंपनी कंगाल होने से पहले जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। अगर ये सुधीर के दोनों बेटे अपने बाप को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे तो जरूर उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे तो आए होंगे, बड़ी रकम आई होगी। एक काम करो, इन दोनों के कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सब चेक करो, देखो कोई बड़ी रकम आई थी क्या। सर कुछ मिला है? आरके वेब्स इंडस्ट्रीज के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं? एक मिनट देखता हूँ सर। ये रितेश या नील का अकाउंट ही होगा? नहीं सर, ये प्राइवेट अकाउंट है, रेचल के नाम पे। कौन से पैसे? आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। कौन से पैसे? वही पैसे जो आरके वेब्स के अकाउंट से तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। अब कुछ याद आया? वो तो मेरी सैलरी है, मैं वहां पर काम करती थी। सैलरी 11 करोड़ सैलरी, हाँ वो भी सिर्फ 2 हफ्तों का। उस हिसाब से तो तुम्हारे महीने की सैलरी 22 करोड़ रुपए हो गई। क्या काम क्या करती हो तुम? ब्लैकमेलिंग का काम। तुम और रितेश मिलकर सुधीर जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। देखो रेचल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने आरके विप्स में एक दिन भी काम नहीं किया है। अब सीधे सीधे सच बोलोगी या? रितेश नहीं रहा है, उसके हिस्से की जितनी भी सजा है ना वो तुम्हें ही मिलेगी। ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की सजा जानती हो तुम? मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। तो क्या सुधीर जी ने तुम्हें 11 करोड़ ऐसे ही खैरात में दिए? सुधीर अंकल ने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। तो फिर किसने किया? मेरे बॉयफ्रेंड रितेश ने। उसने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी कंपनी के पैसे कहीं और रखना चाहता है। कहीं और? क्यों? पता नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं। तुमने रितेश से पूछा नहीं, और जब रितेश मर गया तो पुलिस को बताया नहीं? मुझे लगा रितेश तो रहा नहीं, तो पैसे मैं ही रख लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। आखिर सुधीर और उसके फैमिली को मारा किसने होगा? परी तो वीडियो बना रही थी, फिर जानवी बीमार थी और जगन्नाथ अपने फैमिली के साथ फिल्म देख रहा था। इस आदित्य के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कौन हो सकता है जिसने सुधीर को वो एनवेलप भेजा, वो पैकेज भेजा? कौन है वो जिसका नाम सुधीर वसीयत में डालना चाहता था पर डाला नहीं? कौन? फ्रिज में दूसरा केक कहां से आया? हाँ सर, ये 2 केक। वही तो, जब बर्थडे था तब सुधीर ने अपने फैमिली के साथ छोटा वाला केक क्यों काटा, जबकि इतना बड़ा केक है फ्रिज में? सर, ताकि वो रात में पार्टी पे ये बड़ा वाला केक खा सके। अरे यार, सुधीर जी कोई 18 साल के बच्चे थोड़ी ना थे जो अपने बर्थडे के लिए 2 केक मंगाएंगे। सर हो सकता है ये केक उन्हें किसी ने गिफ्ट किया हो, ये बादाम वाला केक। लेकिन बॉक्स में लेके आएंगे ना, उस पर केक शॉप का नाम भी होगा बॉक्स पर। नहीं सर, वहाँ हमें तो कोई बॉक्स मिला नहीं। हो सकता है किसी ने केक घर पे बनाया हो, तभी हमें बॉक्स नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन ये बादाम वाला केक बनाया किसने होगा? सर
सर मैं जानवी का सोशल प्रोफाइल चेक कर रही थी। उसके ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं जिनमें वो केक्स और पेस्ट्रीज बेक कर रही है। बेकिंग का बहुत शौक है उसे। हाँ मुझे बेकिंग पसंद है। तो क्या? तो कुछ नहीं, तुमने बादाम वाला केक बनाया था ना सुधीर जी के लिए। जब मुझे पता है कि उनको बादाम से एलर्जी थी तो मैं उनके लिए बादाम वाला केक क्यों बनाऊंगी? क्योंकि तुम चाहती थी कि वो केक ना खाए, खाते तो बेहोश हो जाते ना। और तुम चाहते थे कि जब तुम उन्हें मारो वो होश में रहे, तड़पे तुम्हारे सामने, गिड़गिड़ाए, है ना? मैं सुधीर अंकल को क्यों मारना चाहूंगी? तुमने केक में सेडेटिव नहीं मिलाया रितेश, नील और माया को मारने के लिए? आप लोग ये सब क्या बोले जा रहे हैं? बस बस, नाटक बंद। तुमने बोला था ना कि तुम उस दिन बीमार थी और घर पर ही थी, कहीं नहीं गई थी। फिर पार्टी में कैसे गई थी? ना पार्टी में। मैं सच में 2-3 बजे तक सो रही थी। फिर मैं जब सोकर उठी तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और इसलिए मैं पार्टी में चली गई। इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर तुम 2 से 3 बजे तक सो रही थी तो 2:30 बजे के आसपास जब सुधीर जी की मौत हुई तब तुम्हारा मोबाइल उनके घर के पास क्या कर रहा था? देखो जानवी, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हारे मोबाइल के रिकॉर्ड चेक किए हैं। जिस वक्त सुधीर जी की मौत हुई तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उनके घर के पास थी। अब सच बताओगी या और टाइम वेस्ट करना है? मैं और नील एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने सोचा कि नील के डैड का बर्थडे है तो हमारे पास अच्छा मौका है उनको सब कुछ बताने के लिए, और इसलिए मैं वहाँ चली गई। वहाँ भटकती रही, नील को कॉल करती रही, घंटों में वहाँ घूमती रही, लेकिन नील का कोई कॉल नहीं आया। मुझे लगा कि शायद नील को मौका नहीं मिल रहा है मुझे कॉल करने का। झूठ! तुम्हें लगा कि नील ने तुम्हें धोखा दे दिया, इसलिए तुमने उसे और उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये अच्छी जबरदस्ती है आप लोगों की। अगर मुझे बेकिंग पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खून मैंने किया है। इंटरनेट पर रेसिपी देखकर केक तो कोई भी बना सकता है। केक बनाना कौन सा मुश्किल काम है? और रितेश की गर्लफ्रेंड रेचल, वो भी तो बेकिंग करती है। आप लोग उससे जाकर क्यों कुछ नहीं पूछते? सबसे पूछेंगे हम। बुलाओ सबको। बड़ा इंटरेस्टिंग केस ही है। ऐसे बहुत कम होता है कि इतने सारे लोगों के पास एक ही आदमी की जान लेने के लिए मौका भी है और मकसद भी। आप लोग फिर से? सर मैं क्यों मारूंगी उनको? आप नील से शादी करना चाहती थी, फैमिली ने मना कर दिया। ये तो बड़ी वजह है खून करने के लिए। और सुधीर जी की फैमिली के लिए तो हैसियत और सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदित्य जी। और सुधीर जी ने इसी हैसियत और सोशल स्टेटस के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आपसे ज्यादा नफरत और किसके दिल में हो सकती है? मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है और ना ही मुझे किसी बात का अफसोस है। अफसोस तो तुम्हें भी नहीं होगा रेशल। यहाँ तो 5-5 हजार के लिए लोग मर्डर कर देते हैं और तुम्हें तो बैठे बिठाए 11 करोड़ मिल गए। और आपके तो हाथ में सुधीर जी ने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे दिया था ना। आप सब जानती थी उनके बारे में, ये भी जानती थी कि वो अपनी गन कहाँ रखते हैं। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उस दिन घर पे वीडियो ब्लॉग बना रही थी। चाहे तो आप मेरा मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइए। पता तो चले वीडियो ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। सर, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि उस दिन मैं अपने घर पे DIY वीडियो बना रही थी। DIY मतलब? डू इट योरसेल्फ। सर, मैं अपने इंटरनेट चैनल पे लोगों को रोज के काम करने के इजी तरीके बताती हूँ। डू इट योरसेल्फ। सर, हाँ, न्यूज़पेपर देखिए, डेट भी वही है। हाँ है तो वही। यानी वीडियो उसी दिन शूट हुआ है। सर, पूरे सर, मैंने मेमोरी कार्ड पे डेट और टाइम चेक किया। ये वीडियो उसी दिन बना है, 2 और 4 के बीच बना है। अच्छा। और सर, परी की मोबाइल लोकेशन क्रॉस चेक की हमने तो पता चला कि उस दिन वो घर पे ही थी। पूर्वी एक काम करो, इन चारों लेडीज को अलग अलग कमरे में बिठाओ। सर, चलिए। सर,
आप क्या सोच रहे हैं? सारे सबूत तो उसके सपोर्ट में है। मुझे तो इस केस में अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बात तो पक्की है ना कि जब अंधेरा होता है तब परछाई नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है ये सारा का सारा केस परछाइयों का ही खेल है। सनडायल जानते हो ना? सनडायल सनडायल वो सूरज की रोशनी किस दिशा में होती है उसके मुताबिक टाइम बताते हैं उससे। हाँ, मतलब सनडायल एक ऐसी चीज है जिससे हमें आकाश में सूरज की जगह पता चल सकती है, जिसकी वजह से हम वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो, धरती हमारी घूमते रहती है, उस हिसाब से सूरज की जगह भी बदलने लगती है, जिसकी वजह से सनडायल पर परछाई की पोजीशन भी बदलते रहती है। ये तो समझ में आ गया सर, मगर इसका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है फ्रेडी, परी। ये सारे सबूत हमने परी से इकट्ठा किए ना, लेकिन परी एक ऐसी व्यक्ति है जो सारे एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर सकती है, मेमोरी कार्ड में डेट भी बदल सकती है, सारे एविडेंसेस कंट्रोल कर सकती है, मगर सूरज को कंट्रोल नहीं कर सकती है परी। भूलती है कि सूरज कभी भी गलत वक्त नहीं बताएगा। मतलब ये परी ने वीडियो में डेट और टाइम दोनों चेंज कर दिया? बदल दिया होगा भी या नहीं, लेकिन अब हम इन परछाइयों से पूछेंगे कि क्या परी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। करेक्ट, ये सेटिंग बिल्कुल वैसी हो गई जैसे परी की वीडियो में थी, और धूप भी लगभग वैसा ही है जैसे उस दिन था। सिर्फ परी की जगह पूर्वी खड़ी है। सर, हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले? अगले 6 घंटे तक पूर्वी को यहीं पे इसी जगह खड़ा रहना पड़ेगा जैसे वीडियो में परी खड़ी। हमें ये देखना है कि अगर परी सही बोल रही है तो 2 से 4 बजे के बीच पूर्वी के चेहरे पे ठीक उसी जगह से धूप आएगी जैसे परी के चेहरे पे थी। और अगर सर मेरी परछाई परी की परछाई से मैच नहीं हुई तो देखते हैं। कैमरा ऑन करो। चलो, गुड। ओके पूर्वी, रिलैक्स। सर, क्या है वीडियो में? देखने दो यार। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तुमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, और फिर तुमने बड़ी चालाकी से वीडियो ब्लॉग का डेट और टाइम दोनों चेंज कर दिया। मेमोरी कार्ड में डेट और टाइम बदल दिया, अपने मोबाइल फोन को घर पे छोड़ दिया ताकि हमें लोकेशन वहां का मिले। तुम्हें क्या लगा ये सब करने से हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे? हा? ना तुम हमें बेवकूफ बना सकी, ना आसमान में निकले सूरज को। तुम्हारे वीडियो में धूप का डायरेक्शन देखकर साफ पता चल रहा है कि वो वीडियो 11 और 1 के बीच शूट हुआ है। अच्छी कोशिश की थी तुमने, लेकिन रिसर्च में कच्ची रह गई तुम। परी, तुम्हारे बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। परी, हमें ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते लगेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करके ये प्रूव करने में कि तुम सुधीर जी की बेटी हो, लेकिन उसे सच बदल नहीं जाएगा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि वो मुझे अपना ले। बचपन से लेकर आज तक मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ ना, तो बस एक फैमिली चाहिए थी मुझे। तुम्हें सुधीर जी के बारे में पता कैसे चला? वो मेरे बचपन के कपड़ों की वजह से, उन कपड़ों पर हॉस्पिटल का कार्ड था, वो निकालना भूल गए थे। उसी कार्ड पर पापा का नंबर भी था। मैंने पापा को बहुत ढूंढा था, फिर लास्ट ईयर मुझे उनकी कंपनी के बारे में पता चला। लेकिन तुमने उनकी कंपनी क्यों ज्वाइन की? तुम तो चाहती कहीं भी सुधीर जी से मिलकर बता सकती थी कि तुम उनकी बेटी हो। लेकिन मैं पहले उन्हें जानना चाहती थी, मिलना चाहती थी,
फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो बुरे इंसान नहीं है, वो दिल के अच्छे हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद उस वक्त के हालात खराब होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। मगर अब तो सब ठीक हो गया था ना, अब तो वो मुझे अपना सकते थे ना। तो फिर तुमने उनसे मिलते ही वसीयत में हिस्सा क्यों मांगा? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पैसे या मैं। तभी सुधीर जी अपनी वसीयत चेंज करना चाहते थे। हाँ, और ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई थी। मगर सुधीर ने अपना फैसला बदल दिया है, जो तुमसे सहा नहीं गया। सब उनकी वाइफ और उनके बेटों की वजह से हुआ। उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि पापा मेरा नाम डील में ऐड करने की कोशिश कर रहे। मतलब एक बार फिर से सुधीर जी ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया? हाँ, और इस वक्त भी फैमिली की वजह से। वो बिल्कुल भी नहीं बदले थे, वो वैसे ही थे जैसे पहले थे। सेल्फिश, मतलबी, गैर जिम्मेदार। सीधे सीधे हिस्सा नहीं मिला तो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने जब उन्हें पहला एनवेलप भेजा तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वरना मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि एनवेलप अपने खुद के मुंह से सील कर। मैं तो यही उम्मीद करती थी कि एटलीस्ट वो मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर ले, मेरी खुद की भी फैमिली हो। और इसीलिए अपने पापा के बर्थडे के दिन नशीली दवाई वाला बादाम का केक लेकर उनके घर पे गई। Happy birthday to you. मुझे एलर्जी है। बेटा, तुम सुधीर जी की पूरी फैमिली खत्म करना चाहती थी ना? तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अब तुम्हारे साथ उनकी फैमिली का आखिरी मेंबर भी खत्म हो जाएगा। जेल जाने से पहले हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। ये आदिति जी, तुम्हारी माँ। हाँ, आपसे झूठ कहा गया था कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। हाँ, परी ने सुधीर और उसके परिवार को खत्म कर दिया। हमें अफसोस है कि आप दोनों फिर से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।